वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेस्ट नाइल वायरस के बारे में है। अभी हाल ही में रशिया ने वार्न किया है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। उनकी वार्निंग के अकॉर्डिंग माइल्ड टेम्परेचर और हैवी प्रेसिपिटेशन ये एक फेवरेबल कंडीशन हो सकती है उन मॉस्किटोज के लिए जो वेस्ट नाइल वायरस को कैरी करते हैं। ये फ्लेवी वायरस जीनस से बिलोंग करने वाला वायरस है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसका जो केस है वो 1937 में युगांडा में डिटेक्ट किया गया था एक महिला में। उसके बाद 1953 में नाइल डेल्टा का जो पूरा रीजन है वहां पर कुछ बर्ड्स में इस वायरस को डिटेक्ट किया गया, तो वहीं से इसे वेस्ट नाइल वायरस नाम दे दिया गया। देखिए, जो बर्ड्स होती हैं वो नेचुरल होस्ट होती हैं वेस्ट नाइल रिवर के लिए, मतलब कि ये वायरस उन चिड़ियों में डेवलप हो जाता है। इसके बाद ये जो बर्ड्स हैं इनको मच्छर काटते हैं और वो मच्छर इस वायरस को लेकर कैरी करने लगते हैं। फिर वो मच्छर या तो घोड़ों को इससे इन्फेक्ट कर देते हैं या इंसानों को इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो वायरस है ये अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया के रीजन को प्रभावित करता है, कॉमनली पाया जाता है। अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो इस वायरस को कैरी कर रहे हैं वो इंसान को काट ले तो वेस्ट नाइल वायरस से इंसान इन्फेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए, मॉस्किटोज कैसे इन्फेक्ट होते हैं वो हमने समझा। बर्ड्स को वो काट लेते हैं, उसके बाद वो कैरी करने लगते हैं, फिर वो फैला देते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में इस बीमारी का जाना, कैजुअल कॉन्टेक्ट से ये होता है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। मतलब इन जनरल ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं जाता। कुछ खास हमें सिम्टम्स भी नहीं दिखते, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर ये फैटल स्टेट में जाए तो फैटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी कॉज कर सकता है सर्टेन केसेस में। नॉर्मल सिम्टम्स में आपको फीवर, हेडेक, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द, स्किन रैशेस और स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, ये सिम्टम्स मिल जाएंगे। अभी तक देखिए इंसानों के लिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, घोड़ों के लिए एक वैक्सीन एग्जिस्ट करती है जो उन पे वर्क करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेस्ट नाइल वायरस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिमेंशिया के बारे में है। अभी हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। टाइटल रहा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिमेंशिया। तो ये तो पूरा इसका टाइटल ही रहा है, ठीक है। अब डिमेंशिया है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक सिंड्रोम है। देखिए, डिमेंशिया कोई बीमारी नहीं है। डिमेंशिया एक्चुअली में कई सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो प्रोग्रेसिव होते हैं, सिम्टम्स खतरनाक होते हैं और धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं। इससे एक व्यक्ति का जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिटोरिएट होने लगता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर ये डिटोरिएट हो गया तो धीमे धीमे, जैसे कोई व्यक्ति जब बुजुर्ग होता जाता है तो वो सोचने समझने की क्षमता थोड़ा थोड़ा खोने लगता है। वो एक व्यक्ति को अर्ली एज में ही होने लगता है, दैट इज डिमेंशिया। ये मेमोरी को अफेक्ट करता है, सोचने की क्षमता, आप किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते, लर्निंग कैपेसिटी में दिक्कत आने लगती है। जो भी डिमेंशिया से प्रभावित है उसकी लैंग्वेज, जजमेंट, इन सभी चीजों पर प्रभाव पड़ने लगता है। हालांकि कॉन्शियसनेस रहती है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, वो नहीं होता, लेकिन मेमोरी लॉस वगैरह होने लगता है। तो सिम्टम्स में वही है, मेमोरी लॉस, सोचने की क्षमता में कमी, विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो पाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लैंग्वेज एबिलिटी कमजोर होने लगती है, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर्सनैलिटी में कई तरीके के बदलाव इसकी वजह से हो सकते हैं। डिप्रेशन आ सकता है, आप खुद को बेहतर महसूस नहीं करते, एजिटेशन, पैरानोइया और मूड स्विंग, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, कॉज क्या होता है, किसी वजह से अगर ब्रेन की सेल्स डैमेज हो गई तो डिमेंशिया हो सकता है। अब ब्रेन सेल्स कई तरीके से डैमेज हो सकती हैं। कोई हेड इंजरी हो जाए, कोई स्ट्रोक आ जाए या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, या फिर कई बार HIV इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है। ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कोई अवेलेबल ट्रीटमेंट नहीं है जो डिमेंशिया को क्योर कर सके। कई सारे नए नए ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल के फेज में भी कुछ है, मे भी आने वाले समय में कुछ बेहतर क्योर हमें मिल जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपा वायरस के बारे में है। 12 साल का एक बच्चा केरला के कोझिकोडे में एक हॉस्पिटल में इससे मर गया। वो निपा वायरस से इन्फेक्टेड था। यह चिंताजनक बात है। निपा वायरस एक जेनेटिक वायरस है।
इसका मतलब ये है कि ये एनिमल्स से ह्यूमंस में आ जाता है। पहली बार इसे मलेशिया में 1998 में और सिंगापुर में 1999 में रिपोर्ट किया गया था। यहां पर देखिए निपा वायरस की अगर हम बात कर रहे हैं तो निपा वायरस किन जीवों में पाया जाता है, मतलब कौन इसके होस्ट होते हैं। फ्रूट बैट्स जो चमगादड़ होते हैं, यूजुअली ये उनमें वायरस फैल जाता है, जिन्हें कॉमनली फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। फ्रूट बैट्स, इसके बाद पिग्स, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस और शीप इन्हें वायरस दे देते हैं और इनके जरिए ये इंसानों तक भी पहुंच जाता है। जेनेटिक होने का मतलब साफ है, आपको पता है ना, जेनेटिक उस वायरस को बोलते हैं जो जानवरों से इंसानों में आ जाए। अगर कोई ऐसा जानवर जो निपा वायरस से इन्फेक्टेड है वो इंसान के कांटेक्ट में आ जाए, या तो हम उसके सीधे जो लिक्विड्स हैं, बॉडी लिक्विड्स हैं, उनके कांटेक्ट में आ जाए, या फिर उसने कोई फूड कंटेमिनेट किया है, हमने उसको खा लिया, तो भी हमें वो निपा वायरस हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होता है कि नहीं होता है, इसकी कुछ खास जानकारी अभी हमारे पास है नहीं, नॉट श्योर। सिम्टम्स में एक्यूट एंसेफेलाइटिस और रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलती है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है? देखिए, कोई वैक्सीन अभी भी नहीं है, ना तो इंसानों के लिए और ना ही जानवरों के लिए। सपोर्टिव केयर और सिम्टम्स को ट्रीट करके ही निपा वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंस्पिरेशन 4 के बारे में है। स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है इंस्पिरेशन 4। ये पहला ऑल सिविलियन नॉन गवर्नमेंटल स्पेस फ्लाइट है, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और इसमें जाने वाले सभी लोग एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो सिविलियन है। 15 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है। चूंकि इसमें 4 लोग जाने वाले हैं, दैट्स वाई नाम दिया गया है इंस्पिरेशन 4। ये दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन होगा जो अर्थ को ऑर्बिट करेगा। इस फ्लाइट को प्राइवेटली ऑपरेट किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा से ब्लास्ट ऑफ करेगा 15 सितंबर को। इसका सारा खर्चा ये कंपनी ही पूरी तरीके से मैनेज कर रही है। जो मिशन है ये अर्थ को 3 दिनों तक इनसर्किल करेगा, चक्कर लगाएगा और उसके बाद अटलांटिक ओशन में उतरेगा। इंस्पिरेशन 4 अर्थ के 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये ऊंचाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ज्यादा है, जो कि 408 किलोमीटर है, और जो हबल स्पेस टेलीस्कोप हमने लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा है, दैट इज 547 किलोमीटर, ये उससे भी ऊंचा है, 575। ये सबसे ज्यादा दूरी है जब इंसान 2009 के बाद जाने वाला है। इसके पहले 2009 में हबल टेलीस्कोप को रिपेयर करने के लिए हम 547 किलोमीटर की ऊंचाई पे गए थे। अभी ये 4 लोग 575 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने वाले हैं। इस मिशन का एक उद्देश्य अवेयरनेस फैलाना है और सेंट ज्यूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल है, उसके लिए फंड इकट्ठा करना भी है। आर्टिकल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में है, यानी कि FXS। 2017 में एक व्यक्ति जो ऑटिज्म से अफेक्टेड थे, उनका पहला DNA ब्लड टेस्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा कि जब उनका ये ब्लड टेस्ट किया गया तो उनकी उम्र 40 वर्ष थी और इस DNA ब्लड टेस्ट में ये पाया गया कि उनको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, मतलब वो इस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। मतलब वो व्यक्ति इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से ग्रसित था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी। दैट शोज कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को लेकर अभी भी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। इसको लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग या डायग्नोज करने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। FXS ये है क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब माता पिता से बच्चों को हो सकता है। कई तरीके की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इससे प्रभावित होता है, जैसे सीखने की क्षमता में कमी आना और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये कहीं ना कहीं आपको ऑटिज्म से मिलता जुलता मिलेगा, बट ये उससे डिफरेंट है। देखिए, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते, बार बार भूलते हैं। ये कई बार ऑटिज्म का एक कॉज बन जाता है। इट इज़ द लीडिंग इनहेरिटेड कॉज ऑफ ऑटिज्म इन 4% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब जो भी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके 4% में ये ऑटिज्म का प्रॉब्लम बनता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये क्यों होता है? देखिए, हमारी बॉडी में एक जीन पाया जाता है FMR1 जीन। इसमें अगर किसी वजह से कोई बदलाव हो गया तो ये कैपेबल नहीं रह जाता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने में। FMR1 जीन का काम ये है कि ये FMRP प्रोटीन को क्रिएट करे। ये जो प्रोटीन होता है ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही की कंपोनेंट की तरह काम करता है, बहुत ही की रोल प्ले करता है। लेकिन अगर
FMR1 जीन में किसी वजह से बदलाव आ जाए तो ये प्रोटीन बन नहीं पाता, ब्रेन डेवलप नहीं होता और फिर ये सारी जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाली प्रॉब्लम है वो आने लगती है। ये एक्चुअली में एक म्यूटेशन की वजह से होता है जिसे FRAXA नाम दिया गया है। अगर कोई माता ऐसी है जिसको ये समस्या है तो 50% चांस होता है कि जो उनका बच्चा होगा उसको म्यूटेटेड जीन मिल जाएंगे। जेनेटिक है, जैसा कि हमने पहले ही बोला। ज़्यादातर इसका प्रभाव मेल्स पे पड़ता है, पुरुष इससे ज़्यादा प्रभावी होते हैं महिलाओं की तुलना में। डिटेक्शन की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल सा टूल तो यही होता है कि जल्दी से जल्दी डिटेक्शन करने के लिए हमें DNA टेस्ट करना पड़ता है। DNA टेस्ट लेट से हुआ तो लेट से जानकारी मिलेगी। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो हमें मैंडेटरली DNA टेस्ट करके ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कहीं ये ऑटिज्म फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वजह से तो नहीं है, क्योंकि फिर सारे ट्रेट्स और ट्रीटमेंट का तरीका बदल जाएगा। सिम्टम्स की बात करें तो सीखने में समस्या आती है, व्यक्ति देर से बोलता है, बिहेवियर समटाइम्स एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी दिखाता है, चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता, और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे वो नहीं जानता तो वो डरता है, वो सेंसेस से सारी चीज़ों को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। लाइक आप बहुत आसानी से सुगंध पहचान सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाता। और कई तरीके की प्रॉब्लम चलने वलने में भी हो जाती है समटाइम्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए इसका एज सच कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत में जानकारी मिल जाए तो थेरेपी वगैरह करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंस्पायर अवार्ड मानक के बारे में है। ये इंस्पायर इनिशिएटिव के तहत दिया जाने वाला एक अवार्ड है। देखिए इंस्पायर एक स्कीम हुआ करती है, इसका फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर स्कीम। तो ये इसी का एक कंपोनेंट है। देखिए ये इंस्पायर स्कीम का पूरा चार्ट है, बहुत नहीं डिटेल में जाते हैं। इसके तहत एक प्रोग्राम आता है सीड्स प्रोग्राम, और सीड्स प्रोग्राम में 2 सब कंपोनेंट्स हैं। एक है यहाँ पर मानक अवार्ड और दूसरा है इंस्पायर इंटर्नशिप। तो हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ इंस्पायर अवार्ड मानक की बात कर रहे हैं। ये जो अवार्ड है ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच होती है, वो 6ठी से 10वीं क्लास के बीच में पढ़ रहे होते हैं, ताकि वो फ्यूचर के इनोवेटर बन सके। इसे एग्जीक्यूट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर। ये ऑटोनोमस बॉडी है DST के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता है सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से कि आप आओ, आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उसे सामने रखो। स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए का अवार्ड भी दिया जाता है जो उनके बैंक अकाउंट में सीधे जाता है इंसेंटिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल ATL स्पेस चैलेंज 2021 के बारे में है, यानी कि अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ और CBSE के साथ अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 के लिए। इसमें क्लास 6 से 12th के बच्चे इनवाइट किए जाएंगे कि वो अपना कुछ इनोवेशन लेकर आएं जो स्पेस टेक्नोलॉजी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। इससे बच्चों में इनोवेशन की भावना आएगी, वो स्पेस सेक्टर के बारे में ना केवल सीखेंगे बल्कि कुछ सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे। इससे हो सकता है कि स्पेस प्रोग्राम्स को भी कुछ मदद मिले। जो चैलेंज है उसे स्कूल स्टूडेंट्स, मेंटोर्स और टीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे स्कूल्स जहां पर अटल टिंकरिंग लैब है और ऐसे स्कूल्स जहां पर अटल टिंकरिंग लैब्स नहीं भी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल मेंबर की एंट्री नहीं, अकेले जाएंगे तो भगा दिया जाएगा। कम से कम अप टू 3 मेंबर हो सकते हैं, मतलब अकेले भी नहीं जाना है, और 2 से 3 लोग हो सकते हैं। 3 लोग से ज्यादा भी जाएंगे तो नहीं चलेगा, आपकी एंट्री को तुरंत कैंसिल कर देंगे ये लोग। तो बड़े नियम कानून है, बट ठीक है। कुछ और इनिशिएटिव्स हैं इस संबंध में, जैसे अटल टिंकरिंग लैब माइंडसेट जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनमें ऐसा क्रिएट करना है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेशंस लेकर आए। अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये मदद करते हैं स्टार्टअप्स को कि वो वर्ल्ड क्लास एक बढ़िया सा मॉडल तैयार कर सकें। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मेंटोर इंडिया चैलेंज, इसमें पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑपरेट करके मेंटरशिप दी जाती है। नेशनल मेंटर नेटवर्क एक तैयार किया जाता है इन सभी एंटिटीज के साथ मिलकर। नेक्स्ट आर्टिकल डेंगू के बारे में है। दिल्ली में अभी हाल ही में जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वो 2018 के बाद सबसे ज्यादा हैं। डेंगू मच्छरों से होने वाली एक ट्रॉपिकल डिसीज है जो कई मच्छरों की प्रजातियों से फैलती है जो एडीज जीनस से बिलोंग करते हैं। सिम्टम्स यूजुअली 3 से 4 दिन बाद ही दिखते हैं। सिम्टम्स में बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मसल और जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है और स्किन पे रैशेस आ जाते हैं जैसे मीजल्स में होते हैं, चेचक में, बिल्कुल वैसे ही। 4 टाइप का वैसे डेंगू होता है,
लेकिन इसमें टाइप 2 और टाइप 4 सबसे ज़्यादा लीथल होते हैं और यूजुअली इनमें ही किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में पैरासीटामॉल का इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है, बजाय इसके कि हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करें, जिन्हें आप एनसेड्स बोलते हैं। फीवर को कम करने के लिए यूजुअली पैरासीटामॉल ही यूज़ करते हैं। इसे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत ज़्यादा काम इस पर हो नहीं पाया है। यद्यपि चूंकि इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके क्योर के लिए नई नई चीज़ें देखने की कोशिश की जा रही हैं जो भी क्योर हो सकता है। यूजुअली इंसेक्टिव और फिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गाम्बूजिया और गुपीज के नाम लिए जाते हैं। ये जो लार्वा होता है मच्छरों का, उनको खा जाते हैं, तो इस बीमारी के फैलने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया, ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से फैलते हैं और ये मच्छर साफ पानी में भी ब्रीड कर लेते हैं, इसलिए अक्सर अवेयर करते वक्त बताया जाता है कि कूलर वूलर का पानी साफ करके रखिए। मलेरिया जो है वो एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। ये गंदे और साफ दोनों ही पानी में ब्रीड कर लेता है, तो यहाँ पर आपको अंतर पता होना चाहिए, डेंगू चिकनगुनिया कैसे फैल रहा है और मलेरिया कैसे फैल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिशन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने इस टेक्निक को डेवलप किया है ताकि मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को रेस्ट्रेन किया जा सके, लिमिट किया जा सके। स्टेराइल करने का मतलब ये है कि अगर मेल मॉस्किटो को स्टेराइल कर दिया गया तो वो नए ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक फीवर, चिकनगुनिया, जीका, डेंगू। तो ऐसे जगहों पर मतलब कुछ फैसिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं जहां पर लार्वा तैयार किया जाता है ऐसे मॉस्किटोज का जो स्टेराइल होते हैं। उन्हें सर्टेन टाइम फ्रेम में उस एरिया में बार बार छोड़ा जाता है, तो जब वहां पर वो वाइल्ड मॉस्किटोज के साथ मेट करते हैं तो नए ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होते। सिमिलरली ये जो टेक्निक है प्रेसिशन गाइडेड, इसमें क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जीन एडिटिंग करने के लिए। मतलब जो स्टेराइल मॉस्किटोज होंगे उनके जीन को इस तरीके से एडिट कर दिया जाएगा कि ना तो वो नए ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएंगे, रैदर वो जिस फीमेल के साथ मेट करेंगे उनके उड़ने की क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी या वो उड़ ही नहीं पाएंगी। ऐसी कंडीशन में इन बीमारियों के फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो क्रिस्पर टेक्निक है इसको मेल मॉस्किटोज पर इस्तेमाल करके उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि वही जो लोकेशन है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, तो ये उनकी पॉपुलेशन को लिमिट करने में एक की रोल प्ले कर सकता है। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, इसमें जीन को कट एंड पेस्ट किया जाता है, आप समझ सकते हो। तो जो Cas9 है इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये बॉडी में भेजा जाता है जो कि जीन के एक हिस्से को कट कर सकता है। तो जब ये एक लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली जाती है जीन की और फिर Cas9 प्रोटीन को वहां पे छोड़ दिया जाता है, वो जाके जीन के उस हिस्से को काट के अलग कर देता है। अब जीन के पास ऑटोमेटिकली खुद को रिपेयर करने का एक मैकेनिज्म होता है, तो ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म के बीच में ही साइंटिस्ट इंटरवीन करते हैं और जो जेनेटिक कोड उन्हें वहां पे फिट करना है वो फिट कर देते हैं। उसके बाद वो एक सर्टेन बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से। तो ये काफ़ी सिंपल, इफेक्टिव और बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। इमैनुअल कारपेंटियर जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जेनिफर ए डॉडना जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, इन्हें 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था क्रिस्पर Cas9 के लिए ही। इस संबंध में देखिए एक प्रश्न आया है 2018 में, यहाँ पे आपको बताना है, ये टर्म्स न्यूज में आए हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं। बैलेट टू एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, क्रिस्पर Cas9, पार्टिकल फिजिक्स। कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब देखिए सही तो यहाँ पर केवल ये दो वाला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला। ये जो बैलेट टू एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली में ये पार्टिकल फिजिक्स के लिए है। अब आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया गया होगा। मतलब जो क्वेश्चन सेट करने वाला व्यक्ति होगा उसने बैलेट टू एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिस्पर Cas9, ये तीन उसने लिख लिए होंगे। अब इसके सामने उसे कुछ लिखना था, तो बैलेट टू एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, तो उसने उसे इसके सामने ना लिख के सीधा तीसरे वाले क्रिस्पर Cas9 के सामने लिख दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसने सही से लिख दिया। अब यहाँ पे उसे कुछ तो लिखना था, तो उसने बड़ा जनरल सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दिया कि चलो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब उसने दो को सही करके, मतलब दूसरा वाला सही करके पहला तीसरा गलत कर दिया। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि जो क्वेश्चन बना रहा है वो कैसे फ्रेम कर रहा है। बड़ा सिंपल सा फ्रेम करने का तरीका नहीं लग रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विश्वेश्वरैया PhD स्कीम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने
इस विश्वसरैया पीएचडी स्कीम के फेज 2 को अभी लॉन्च किया है। अगर ये फेज 2 है, मतलब फेज 1 भी रहा होगा, तो फेज 1 कब था? एक्चुअली में इस स्कीम को 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक ने लॉन्च किया था, एंड ऑब्वियसली वही इसका फेज 1 था। अब ये स्कीम है क्यों? मतलब पीएचडी तो देखिए देश में चली रही है, क्या स्पेशल है? एक्चुअली में इस पीएचडी स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इंडिया का, उसमें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए हम रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ईएसडीएम और जो आईटी इनेबल्ड सर्विस हैं उसमें स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हों, रिसर्च करें और कुछ बढ़िया नया करें। इसी उद्देश्य से इस पीएचडी स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें देखिए होता यह है कि जो भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उन्हें नॉर्मल स्टाइपेंड की तुलना में 25% ज्यादा अमाउंट दिया जाता है, 25% ज्यादा फेलोशिप दी जाती है। जो पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें एक बार में उनका पीएचडी कंप्लीट होने के बाद एक इंसेंटिव दिया जाता है। इस स्कीम के माध्यम से 200 यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप को भी सपोर्ट किया गया है। फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप का मतलब यह होता है कि जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी फेलोशिप दी जाएगी कि आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो करिए, आपको पैसे मिलेंगे। और यहां पर जो फोकस है वो ईएसडीएम और आईटी जो इनेबल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हैं। जो फेज 1 है उसमें 97 इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी, जो 25 स्टेट्स और 4 यूटीज में थी, उनको पीएचडी सीट्स दी गई थी, जिसके लिए फेलोशिप दी जा रही थी सरकार की ओर से। ये जो फेज 2 है इसमें सरकार 1000 फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी, 150 पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स और 50 यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप का भी प्रावधान है। इसके अलावा 225 पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप को भी अवार्ड किए जाने का प्लान है। पोस्ट डॉक्टोरल का मतलब ये होता है कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी आप फेलोशिप लेकर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। इस प्रकार की रिसर्च को पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप कहा जाता है। आर्टिकल हवाना सिंड्रोम के बारे में है। हाल ही में एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर को हवाना सिंड्रोम की शिकायत हुई। ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय पहले जो सीआईए के डायरेक्टर रहे विलियम बर्न्स, वो इंडिया की विजिट पर आए। सीआईए यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब देखिए उनके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी आए, तो एक जो यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उनमें हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स देखे गए। ये दोनों लोग पिछले महीने भारत आए थे, तो ये काफी चिंताजनक रहा और यूएसए ने अपना कंसर्न भी इंडिया की ओर से इस संबंध में दिखाया। हवाना सिंड्रोम है क्या? हवाना सिंड्रोम इज अ काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स। व्यक्ति की मानसिक अवस्था में कुछ बदलाव देखे जाते हैं। यूएस इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स ने कई सारे देशों में इस प्रकार की शिकायतें देखी हैं। यहां पर देखिए कई तरीके की प्रॉब्लम एक व्यक्ति फील करता है अगर वो हवाना सिंड्रोम से ग्रसित हो तो। जैसे उसके कान में एक टिकिंग साउंड हमेशा बजता रहेगा जबकि आसपास पूरी शांति होगी। कई बार आपने भी फील किया होगा कि आपके कानों में टूं ऐसी आवाज आने लगती है, तो इसमें भी ऐसा होता है। और नौजिया, सिर में चक्कर आना, सिर दर्द होना, मेमोरी लॉस होना और कई तरीके के बैलेंस में इश्यूज के आना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है हवाना सिंड्रोम में। हवाना सिंड्रोम का जो रूट है वो क्यूबा से ट्रेस किया जाता है। क्यूबा देखिए कभी से यूएसए का बहुत फ्रेंडली नेशन नहीं रहा है। 2016 में यूएसए ने हवाना में अपनी एम्बेसी को ओपन किया। कुछ इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने और एम्बेसी के स्टाफ ने यह कहा कि उन्हें कई तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उनके ब्रेन में प्रेशर देखने को मिल रहा है, हमेशा सिर दर्द रहता है और नींद नहीं आती। तो ऐसी कई तरीके की प्रॉब्लम वो बताने लगे, तो इसे नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। वैसे ये क्यों होता है? मतलब कुछ लोगों का आरोप ये रहा कि क्यूबा ने जानबूझकर उनके ऊपर सम काइंड ऑफ अटैक करवाया था। वैसे इसका क्लियर कट रीजन तो पता नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ऐसा हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स की वजह से हुआ होगा, जो किसी भी व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को या तो डैमेज करता है या उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। अगर हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स के एक्सपोजर में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके बॉडी के सेंसेस अपना बैलेंस खोने लगते हैं, मेमोरी प्रभावित होती है और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। यूएस एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि माइक्रोवेव्स का अटैक किया गया काइंड ऑफ माइक्रोवेव वेपन से। तो क्या माइक्रोवेव वेपन्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और इनसे अटैक करके व्यक्ति को कई तरीके की समस्याओं में डाला जा सकता है। माइक्रोवेव वेपन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, जिसमें एनर्जी को बहुत हाईली फोकस करके किसी के ऊपर लेजर
के फॉर्म में डाल दिया जाता है टारगेट के ऊपर। चाइना ने फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 में अपना माइक्रोवेव वेपन अपने एयर शो में पब्लिक किया, डिस्प्ले किया। उन्होंने उसे नाम दिया था पॉली WB1। यूएसए के पास भी एक माइक्रोवेव स्टाइल वेपन है। उन्होंने इसका प्रोटोटाइप पब्लिक किया था कुछ समय पहले और नाम दिया था एक्टिव डिनायल सिस्टम। मतलब इस प्रकार के वेपन्स होते हैं और व्यक्ति के ऊपर इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लाइफ 5 नेटवर्क के बारे में है। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख ने, जो कि इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जो किसी भी यूटी में है, वहां पर लाइफ-आई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंटरनेट दिया जाएगा। लाइफ-आई काफी लंबे समय से न्यूज में है। 2016 में यूपीएससी ने इससे प्रश्न पूछा था। इसका फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो आपको लाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा। जो नॉर्मल वाईफाई होता है वहां पर आपको जो इंटरनेट मिलता है वो रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से मिलता है, लेकिन यहां पर आपको जो इंटरनेट मिलता है लाइफ-आई में वो लाइट सिग्नल्स के माध्यम से मिलता है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो लाइट बीम्स स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। ये जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है सॉलिड स्टेट लाइटनिंग, जिसके लिए एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं बल्ब से जो लाइट निकलती है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। दूसरा होता है फोटो डिटेक्टर। जिस डिवाइस में आप उस लाइट के माध्यम से इंटरनेट रिसीव करेंगे उसमें काइंड ऑफ मॉडेम आपको अटैच करना होगा और उसी मॉडेम को आप फोटो डिटेक्टर बोल सकते हैं। फिर होता है सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट, जो इंटरनेट डेटा को स्ट्रीमेबल कंटेंट में कन्वर्ट करता है। तो जो एलईडी लाइट बल्ब होता है वो आपको इंटरनेट फीड करता है, जिसका इस्तेमाल फोटो डिटेक्टर करके उसमें जो भी डेटा है आप उसका यूज कर पाते हैं। तो लाइफ-आई बहुत ही ज्यादा तेज होता है, सेफ होता है और इसका कनेक्शन चीप होता है। अर्बन एरियाज में जहां पे रेडियो स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा बिजी होता है, कंजेस्टेड होता है, नेटवर्क अच्छा मिलता नहीं, वहां पर लाइफ-आई एक अच्छा ऑप्शन होगा। रूरल एरियाज जहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लगाना पॉसिबल नहीं होता, नॉट रीचेबल होता है, वहां भी ये काफी काम का होगा। लाइफ-आई की सबसे मजेदार बात यह है कि ये वाईफाई की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेज होता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था 2016 में। पहला ये था कि ये लाइट को मीडियम की तरह यूज करता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और दूसरा ये वाईफाई से सेवरल टाइम्स फास्टर है। दो के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो सी इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नासा के वाइपर मिशन के बारे में है। नासा ने एक लैंडिंग साइट चूज की है अपने वाइपर मिशन के लिए। चांद के वेस्टर्न एज पर एक क्रेटर है, नोबाइल क्रेटर, जो चांद का साउथ पोल है वहां पर। एक इटालियन पोलर एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था अम्बर्टो नोबाइल। उन्हीं के नाम पर इस क्रेटर का नाम चांद पे रखा गया है। तो नासा का प्लान यह है कि अपना ये रोवर वो चांद के साउथ पोल में इसी क्रेटर के पास उतारेंगे। इसका फुल फॉर्म है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये पोल चांद का है, धरती का नहीं। ये एक मोबाइल रोबोट है जो चलता है। नासा ने इसके लॉन्च को 2023 के लिए अनाउंस किया है। रिसोर्स मैपिंग मिशन है, मतलब चांद पे कहां कितना रिसोर्स है उसे ये मैप करेंगे, और किसी भी अदर सेलेस्टियल बॉडी पर रिसोर्स मैप करने वाला ये पहला मिशन होगा। कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, ये लॉन्च व्हीकल और लैंडर दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं। मून के साउथ पोल का रीजन जो है वो इसे एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहां पर क्या रिसोर्स है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, यूएसए चांद पर एक बार फिर से इंसान भेजने वाला है, तो नासा का ये जो मिशन होगा उसमें वाइपर की फाइंडिंग्स हेल्पफुल साबित होंगी। अगर उन्हें कोई ऐसी रीजन लोकेशन मिल गई है जहां पर रिसोर्स है, पानी है, तो अपना जो आर्टेमिस मिशन वो भेजने वाले हैं पॉसिबली 2024 तक, वो उसके लिए वहां पे साइट देख सकते हैं, तो ये फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल स्मॉलेस्ट मैन मेड फ्लाइंग स्ट्रक्चर के बारे में है। मतलब उड़ने वाली अभी तक की बनाई गई सबसे छोटी चीज। इसे किसने बनाया? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया है, जो कि यूएस में सिचुएटेड है, एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इन्होंने एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप बनाया है। आप इसे माइक्रोफ्लायर भी कह लीजिए, बिकॉज ये उड़ेगा, उड़ने की क्षमता रखता है। इंसान के द्वारा बनाई जाने वाली कोई भी ऐसी चीज जो उड़ सकती है उनमें ये सबसे छोटी है। उसकी आकृति कुछ ऐसी है। अब ये कोई, इसके अंदर कोई मोटर नहीं है, कोई इंजन नहीं है। अगर ये छोटा है तो कितना छोटा है? आप रेत उठा लीजिए, उसका जो एक ग्रेन होता है छोटा सा, ये उस साइज का है। ये हवा में उड़ेगा कैसे अगर कोई मोटर इंजन नहीं है? तो सिंपली ये हवा में हवा के सहारे ही उड़ेगा। जैसे मैपल ट्री होते हैं, उनके बीज होते हैं। जैसे मैपल ट्री देखिए ऐसे पेड़ होते हैं,
और इनके बीजों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें देखिए 2 विंग्स होती हैं। यहां पे बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है और 3 विंग्स जोड़ दी गई हैं। ये जो इसका स्ट्रक्चर है मैपल ट्री का, इसकी वजह से जब इसके सीड्स गिरते हैं, इस सीड का जो स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत धीमे धीमे गिरते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके इसे और लाइट वेट किया गया, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया कि ये और देरी से गिरे। अगर इसे हवा का सहारा मिल जाए तो ये काफी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता रहे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। देखिए ये हवा के सहारे उड़ता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैपल ट्री के सीड्स उड़ते हैं। ये स्पिन करेगा हेलीकॉप्टर की तरह और धीमे धीमे ग्राउंड पर आएगा। अब इसका फायदा क्या है? देखिए डिजाइन कुछ इसी तरीके से तैयार किया गया है, मैपल ट्री को स्टडी करके, जो बात अभी हम कर रहे थे, और उसी के मूवमेंट को कॉपी करके, बिहेवियर को कॉपी करके इस ऑब्जेक्ट को तैयार किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि ये लंबे समय तक हवा में रुके। अलग अलग तरीके के माइक्रो फ्लायर्स डिजाइन किए गए हैं। उनमें जो सबसे बढ़िया है वो ये 3 विंग्स वाला है जो हमने इमेज में देखा। क्यों बनाया गया इसे? इसके बनाने का एक बढ़िया सा उद्देश्य तो ये है कि हम इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इनबिल्ट करेंगे, जैसे कि अल्ट्रा मिनिएचराइज्ड टेक्नोलॉजी होगी, वो उसमें सेंसर्स लगा सकते हैं, पावर सोर्स लगा सकते हैं, एंटीना लगा सकते हैं, कोई स्टोरेज डेटा मेमोरी भी लगा सकते हैं। और जब हम इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे और जितने समय ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, ये एयर पोल्यूशन और एयरबॉर्न डिसीज के जो भी कंपोनेंट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें स्टडी कर लेगा। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ये लंबे समय तक स्टे कर पाएगा और हमें ये सारी जानकारियां दे देगा। तो एक अच्छा सा रिसर्च प्रोडक्ट तैयार किया गया है इन दिस फॉर्म। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चैंगी 5 प्रोब के बारे में है। चैंगी 5 लूनर मिशन चाइना का मिशन है। ये धरती पर 2 केजी चांद की मिट्टी और पत्थर के टुकड़े लेकर आया था। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन था। 23 नवंबर 2020 को गया था और 16 दिसंबर 2020 को वापस भी आ गया था 2 केजी मिट्टी और पत्थर के टुकड़े लेकर। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी उसकी एक जो प्राइमरी स्टडी हुई उसका डेटा निकल के आया। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था जिसने वहां पर मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए और साइंटिफिक स्टडी के लिए वो धरती पर लेकर आया। चाइना ने ऐसा पहली बार किया कि वो कुछ चांद के जो डस्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो धरती पर वापस लेकर आया। ध्यान दीजिएगा कि ये मिट्टी चांद के फार साइड से आई है, मतलब वो हिस्सा जिस पर अभी तक अमेरिका या सोवियत मिशन नहीं गए हैं, जो पिछले 50 सालों में गए थे, वो नहीं गए वहां कभी भी। इसलिए यहां से जो सैंपल्स आए हैं वो थोड़े से अलग हैं। यद्यपि जो लेटेस्ट फाइंडिंग आई है इस मटेरियल की वो ये है कि 90% जो मटेरियल है जो चैंग 5 से आया, वो जहां पर ये प्रोब गया था उसके आसपास के रीजन से ही लाया गया था। इसे उन्होंने नाम दिया है मेयर बेसाल्ट। जो भी मिट्टी के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े आए हैं ये वॉल्केनिक रॉक्स हैं। चांद पर एक समय में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती थी, हालांकि वो एक्टिविटीज अब खत्म हो गई हैं। वहां कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी भी राइट नाउ तो नहीं है, बट एक समय में थी वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वो रॉक्स वॉल्केनिक है जो डार्कर ग्रे हैं, जो मून के हिस्सों पर फैली हुई है। 90% तो वही है जो हमें नियर साइड में दिखता है, वही फार साइड में भी मिला। लेकिन 10% जो फ्रेगमेंट हमें मिले हैं वो काफी अलग हैं, उनमें कुछ एक्सोटिक केमिकल कंपोजिशंस मिल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन के बारे में है। आपको पता है कि कुत्तों के काटने से रेबीज का वायरस फैल जाता है, जिसके बाद कई तरीके की दिक्कतें होती हैं और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलकर इस एक्शन प्लान को अभी लॉन्च किया है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज। इसे हमें एलिमिनेट करना है 2030 तक। तो 2030 तक का टारगेट है इसे एलिमिनेट करने का। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डॉग मीडिएटेड रेबीज है उसे कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट है, या फिर सिंपल स्टेटमेंट देंगे 2030 तक है, 25 तक है, 35 तक है। आपको पता होना चाहिए। रेबीज की बात करते हैं। ये काफी फेटल डिसीज है बट प्रिवेंटेबल है, रोका जा सकता है। ये इंसानों को और कई बार पेट्स को भी हो जाता है अगर किसी ऐसे एनिमल ने काट लिया हो या खरोच दिया हो जिसके पास रेबीज का वायरस हो या वो रैबिड एनिमल हो। रेबीज के बारे में आपको बताऊं तो वैसे तो ये किसी भी ऐसे एनिमल से फैलता है जिसके पास रेबीज का वायरस हो, उसके सलाइवा से। लेकिन 99% केसेस में ये कुत्ते के काटने से ही फैलता है और ये फैटल हो सकता है एक बार इसके सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल हो जाए तो। 2 तरीके के रेबीज होते हैं। एक होता है फ्यूरियस रेबीज, ये काफी खतरनाक होता है।
इसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। इसीलिए अगर आपने गांवों में देखा हो तो जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसे कुएं की ओर उसको लेकर जाते हैं, कहते हैं कुएं में देखो। हेलुसिनेशंस अगर हो रहे हैं कुएं को देखकर, पानी को देखकर, तो फिर ऐसा समझ में आता है कि हाँ, कुत्ते का जो रेबीज वायरस है वो आ गया है। और दूसरा इसका वैरायटी है, दैट इज पैरालाइटिक रेबीज। इसमें पैरालिसिस का खतरा होता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। रेबीज वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अगर व्यक्ति को समय से अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर नहीं मिला और रेबीज बॉडी में फैल गया तो ये ब्रेन को हैम्पर करता है, वायरस वहां पे पहुंच जाता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की मौत हो सकती है। ट्रीटमेंट का क्या मैकेनिज्म है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब कि एक बार घटना घटित हो गई उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं। तो इसमें देखिए, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसे दिया जाता है रेबीज वैक्सीन के साथ ऐसे व्यक्ति को जो इससे एक्सपोज हुआ है। ये वायरस की एंट्री को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने से रोकते हैं जिससे व्यक्ति को बचाया जा सके। भारत में लगभग 20,000 लोगों की मौत हर साल होती है रेबीज वायरस की वजह से। वर्ल्ड वाइड लगभग 59,000 लोग हर साल इससे मारे जाते हैं और 40% केसेस जो होते हैं उनमें 15% से कम उम्र के बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल लैंडसैट 9 के बारे में है। ये अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो ज्वाइंट मिशन है नासा का और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का, हाल ही में लॉन्च किया गया। 2013 में इसका प्रीवियस वर्जन यानी कि लैंडसैट 8 लॉन्च किया गया था। ये अर्थ के सरफेस की इमेजिंग करता है। ये 8 दिनों में, हम 9 की बात कर रहे हैं, ये 8 दिनों में पूरे अर्थ की पिक्चर कैप्चर कर सकता है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं। पहला है लैंड इमेजर 2 यानी कि ओली 2 और दूसरा है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2 यानी कि टिर्स 2। तो जो ओली 2 है ये सनलाइट जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है उसको कैप्चर करता है, स्टडी करता है विजिबल, नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को। जबकि जो टिर्स 2 है इसमें 4 एलिमेंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप्स लगाए गए हैं। ये फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर की तरह वर्क करता है और जो थर्मल रेडिएशन है उसे कैप्चर करके अच्छे से स्टडी करता है। ये डिफरेंट वेवलेंथ जो लाइट की है उसे स्टडी करने में कैपेबल है। अब इसका फायदा क्या होता है? प्रीवियसली जो हमने लैंडसैट 8 देखा वो फॉरेस्ट, कोरल रीफ, वाटर क्वालिटी और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को मॉनिटर कर रहा था। अब जो नया लैंडसैट 9 गया है ये और बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ गया है। ये क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को स्टडी करेगा, लाइक वाइल्ड फायर, कोरल रीफ डिग्रेडेशन, ग्लेशियर्स का पीछे हटना या डिफॉरेस्टेशन। ये वाटर बॉडीज को भी आइडेंटिफाई करेगा और जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है उन्हें भी पता करेगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।